आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और क्या फायदा था, ये टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, मतलब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वी हैव नाउ कंप्लीटेड द करंट अफेयर सीरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड आज की वीडियो से हम मंथ ऑफ फरवरी पे फोकस करेंगे कि फरवरी मंथ में कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स में डिफरेंट न्यूज़ थे। सो फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक जो है दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपने काफी न्यूज में सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो आखिर क्या वजहें थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर में है क्या, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Let's begin. Why in news? Recently, the Supreme Court five-judge constitutional bench declared electoral bonds scheme unconstitutional and ordered its annulment while hearing the case. So, electoral bond एक स्कीम है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी फंडिंग मिलती है, जो 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस होती हैं, एक जज की बेंच तो सिंगल जज, 2 जज की तो डिवीजन बेंच, 3 जज की तो फुल बेंच। एंड जब भी नंबर ऑफ जजेस किससे ज्यादा होते हैं, 5 या 5 से ज्यादा, तो उस बेंच को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और ये किस केस में डिक्लेयर किया था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इस केस का नाम है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब इस 5 जज बेंच में कौन कौन शामिल थे, जो चीफ थे दैट वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने बेंच को हेड किया था। अपार्ट फ्रॉम हिम जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा, ये इस बेंच में इंक्लूडेड थे। मूविंग फर्दर, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी के बॉन्ड्स खरीद सकती है, उस इंस्ट्रूमेंट को खरीद सकती है लाइक एनी अदर करेंसी, एंड उससे उन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन 2018 एंड 2018 में जिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, ही वाज लेट अरुण जेटली। टू मेक पॉलिटिकल फंडिंग मोर ट्रांसपेरेंट, देखो ऑब्जेक्टिव क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने का, कि पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कि पता चले कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है। लेकिन इस स्कीम ने इसी ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर दिया, क्योंकि एनोनिमिटी इतनी बढ़ गई कि कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट या पब्लिक डेटा रिलीज नहीं किया जा रहा था कि किस पार्टी को किसने कितना फंड दिया। इसी वजह से, ताकि लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक करेंसी नोट्स, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आपके नोट्स। इट ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। एज यू कैन सी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो डोनेशन होते थे दैट वर एनोनिमस, मतलब यू डोंट हैव द डेटा कि किस पार्टी ने किसको कितना फंड दिया है, कितने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। सेक्शन 7 क्लॉज 4 ऑफ द स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम पहली बात तो फाइनेंस एक्ट के अंडर प्रेजेंट है, क्योंकि इसी में अमेंडमेंट करके स्कीम को इंक्लूड किया गया था। पहले 2016 का था लेकिन अमेंड हो गया 2017 में। फाइनेंस एक्ट 2017 की चलती इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में एनोनिमिटी कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, सेक्शन 7 क्लॉज 4। सेक्शन 7 क्लॉज 4 ऑफ द स्कीम कंप्लीटली एग्जेम्प्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन द परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मतलब किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करे इसका कोई भी डेटा, कोई भी नाम रिलीज नहीं किया जाएगा, दैट इज मेंटेनिंग एनोनिमिटी। These bonds are available in denominations of rupees 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and rupees 1 crore। इसको भी एक्सीड किया जा सकता है, ये कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन इन डिनोमिनेशंस में जो फंडिंग की जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। सो फार इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 160 बिलियन हैव बीन सोल्ड इन 29 ट्रांचेस। ये याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है कि 2018 में जब स्कीम लॉन्च हुई उसके बाद से 160 बिलियन की पॉलिटिकल फंडिंग हो चुकी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा चुके हैं। It is authorized and issued by, as you know, State Bank of India is a supreme bank। सबसे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक, सबसे बड़ी पब्लिक बैंक कौन सी है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
एंड इज 29 सब स्पेसिफाइड ब्रांचेस। प्राइमरी ब्रांच कहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वेयर इज अ प्राइमरी ब्रांच या हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेजेस फॉर 10 डेज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। मतलब साल के हर क्वार्टर के शुरू के 10 दिनों में आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते थे। एंड व्हाट वर द क्वार्टर्स, फर्स्टली मंथ ऑफ जनवरी, सेकंड मंथ ऑफ अप्रैल, थर्ड मंथ ऑफ जुलाई एंड फोर्थ इज मंथ ऑफ अक्टूबर। मतलब इन 4 महीने के, इन 4 क्वार्टर्स के शुरू के 10 दिनों तक ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और क्या फायदा था, ये टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने पे, परचेज करने पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे। एंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो खरीदे गए हैं उनको रिडीम करना है, लाइक यू रिडीम एनी कूपन नाउडेज, सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी रिडीम करना पड़ता था। सो पॉलिटिकल पार्टीज को विद इन 15 दिन ऑफ द परचेज, विद इन 15 डेज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम करना पड़ता था। यू मे नोट दिस पॉइंट। मूविंग फर्दर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से आप कैसे पैसे या कैसे फंडिंग ले सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। एनी पार्टी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A of the Representation of the People's Act can register for the electoral bonds provided that, मतलब अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में रजिस्टर्ड है तो आप एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से अपनी फंडिंग लेने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रोवाइडेड दैट इट इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपके जनरल इलेक्शंस में, जैसे अभी 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए, अगर आपकी जनरल इलेक्शंस में 1% ऑफ दी वोट्स हैं आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग असेंबली इलेक्शंस, एक तो जनरल इलेक्शंस और किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में अगर आपकी 1% से ज्यादा है एज पर सेक्शन 29, तो आप एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। द पार्टी विल बी allotted a verified account by the Election Commission of India. अमेंडमेंट्स कि इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम था एज आई मेंशन वो कब आया था, 2018। लेकिन 2018 से पहले भी फंडिंग होती थी, तो वो कौन से एक्ट से रेगुलेटेड है पॉलिटिकल फंडिंग, फाइनेंस एक्ट 2016 एंड फाइनेंस एक्ट 2017। इसी में अमेंडमेंट करके 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया इन जनवरी 2018। Earlier, and foreign company was allowed to donate the political parties, but now they are and they can do it anonymously. मतलब पहले कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी ऑफशोर कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर सकती थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बाद से उन्हें अलाउ कर दिया गया। द अमेंडमेंट लिफ्टेड सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब सेक्शन 182 जो है जिसको अमेंड करके हटा दिया गया कंपनीज एक्ट का, वो क्या कहता था, एज पर सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कोई भी फर्म या कंपनी अपने इनकम का 3 साल के नेट प्रॉफिट का, इनकम नहीं प्रॉफिट का, 3 साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ फंडिंग दे सकती थी। लेकिन इस लिमिट को, इस बार को हटा दिया गया है आफ्टर दी अमेंडमेंट, जिससे सेक्शन 182 को लिफ्ट कर दिया है। द ओरिजिनल सेक्शन 29C ऑफ द आरपीए एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिकली डिस्क्लोज कंट्रीब्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। मतलब पहली जो स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा का अमाउंट दिया जाता था एज अ फंडिंग, एज अ डोनेशन, तो उन्हें उसको डिस्क्लोज करना पड़ता था, उसकी एनोनिमिटी को मेंटेन वो नहीं रख सकते थे। लेकिन ये अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद नहीं था। ना जजमेंट, अब हम आते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर पे, कि जैसा कि आपने देखा अभी तक कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थे, जिससे पब्लिक का राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, अंडर आर्टिकल 19(1)(a) जो राइट टू इंफॉर्मेशन था उसको डिनाई किया जा रहा था इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम के थ्रू। इन यूनानिमस जजमेंट, यूनानिमस जजमेंट क्या होता है, जब रेशियो क्या हो, जैसे 5 जज का बेंच है और पांचों ने एक ही डिसीजन एक ही फेवर में दिया हो, पांचों जजेस ने, दैट इज नोन एज यूनानिमस। held that Supreme Court violate the scheme violate the right protest voters right to information about political funding। अब पॉलिटिकल फंडिंग कौन किसको कितना दे रहा है ये इन्फॉर्मेशन कभी पब्लिक एक्सेस में नहीं थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बाद, तो इसी से पब्लिक का जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये वायलेट हो रहा था। इट ऑल्सो शट डाउन द प्रीसीडिंग अमेंडमेंट्स मेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब मैंने ही बताया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स में चेंजेस और अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जैसे आरपीए एक्ट के सेक्शन 29 में, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 जिसको लिफ्ट कर दिया गया है, एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट।
तो इन जो जो अमेंडमेंट्स किए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए उनको रिवोक कर दिया गया। एपेक्स कोर्ट डिक्लेयर्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू स्टॉप इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स हियरविथ। एंड एसबीआई को ये भी डिक्लेयर किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया जाए क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड 2019 से लेकर अभी तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे उसका पब्लिक डेटा अपनी वेबसाइट में इन द मार्च टिल द मंथ ऑफ मार्च उन्हें डिस्प्ले करने के लिए जजमेंट दिया गया था, उन्हें ऑर्डर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। द बैंक वॉज डायरेक्टेड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ बॉन्ड परचेज फ्रॉम अप्रैल 12, 2019। 2019 से जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए कि 2019 में क्या हुए थे, जनरल इलेक्शंस, तो नई गवर्नमेंट बनी थी, तो 2019 से जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे गए उसका डेटा पब्लिक करने के लिए उन्हें बोला गया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का पूरा जजमेंट आपको क्लियर हो। थैंक यू। यू मे प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।